तेल और घी की कीमतों में कमी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर बी ब्रांड तेल और घी की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि आम दुकानों पर तेल महंगा होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन यहां भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद माजिद से। जी माजिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर ए ब्रांड के तेल की क़ीमतों में तो कमी वाक़ई हुई है, लेकिन जो बी ब्रांड का तेल है जो कि गरीब आदमी, एक आम आदमी ख़रीदता है, उसकी जो कीमतें हैं उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने की वजह से जो है वो ए ब्रांड की तेल की कीमतें और दीगर जो अशिया हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर और उनकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। लेकिन जो एक गरीब आदमी का तेल है, जो आम आदमी तेल ख़रीदता है बी ब्रांड का, उसकी कीमतों में कोई कमी वाक़ई नहीं है और बददस्तूर जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है कि जो बी ब्रांड का तेल है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई नहीं? क्योंकि 76 रुपीज़ जो है वो कमी हुई है ऑयल में और उसमें घी में। अब मैं यहाँ जाके चारों तरफ देख के आ रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, तो 600 समथिंग, मतलब 12-15 रुपये। अब ये बता रहे हैं 600, तो कोई कमी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर आने का मकसद ही होता है कि जो अशिया हैं वो बाहर की बनिस्बत यूटिलिटी स्टोर पर हमें सस्ती फराम होती हैं, तो इस वजह से हम यहाँ का रुख करते हैं ताकि जो अशिया की कीमतें हैं उनमें वो जो है वो कम कीमत पर हम उनको ख़रीद सकें। इसके अलावा इनका ये भी शिकवा है कि यहाँ पर जो चीज़ों की फराहमी है उस पर भी जो है वो रसद और सप्लाई का जो है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है, जिसकी वजह से हमें बाकी हाथ भी यहाँ से जाना पड़ता है। जी। लियाकताबाद की अकलौती हजरत मोहानी लाइब्रेरी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, जहां पानी का कनेक्शन कटा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है और ना ही रोशनी और पानी का निज़ाम है। मज़ीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी रिजवान, वगाह कीजिए। जदीद में कुतुब बीनी का शौक़ जो है वो ख़त्म हो जा रहा है और उस कुतुब बीनी के शौक़ को बरकरार रखने के लिए लाइब्रेरियाँ इंतहाई अहमियत के हामिल होती हैं। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको लियाकताबाद के इलाके से। मेरा दाएं जानिब जो है लियाकताबाद 10 नंबर कमर्शियल एरिया है और मेरे बिल्कुल ऐन सामने जो है वो 6 नंबर लियाकताबाद का कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे। हसरत मोहानी ये लाइब्रेरी 1985 में कायम हुई थी, जो कि अपने इलाके की एक मशहूर व मारूफ और बेहतरीन लाइब्रेरी में तस्वुर की जाती थी, जहाँ पे तमाम कुतुब बीनी के शौकीन के अफराद के लिए लवाजमात मौजूद थे। स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, जबकि अखबारात और रसाइल की यहाँ पर जो है फरावानी होती थी। लेकिन इस वक्त ये किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा इस लाइब्रेरी की क्या अहमियत थी और इसकी ये हालत जो है कब से ख़राब हुई? इसकी अहमियत के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये कहते हैं कि तकरीबन यहाँ जितने बुज़ुर्ग और इलाके के लोग शहरी जो भी थे वो यहाँ आते थे, पढ़ते थे। बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी थी, यहाँ बुक्स वगैरह रखी हुई थी, बेहतरीन अखबारात आते थे, तमाम न्यूज़। अब यहाँ का हाल 5-6 साल से वो हुआ है कि ना यहाँ कोई पढ़ने वाला है, ना यहाँ अखबारात हैं, ना बुक्स हैं, ना लाइट है, ना पानी है, ना सेवरेज है, यहाँ कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ भूत बंगले का नज़ारा पेश करता है। कितनी अहमियत की हामिल है ये लाइब्रेरी और कितना लोग यहाँ से इससे जो है मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे? ये बहुत अहमियत के हामिल है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं और यहाँ बेहतरीन किताबें रखी गई हुई थी, जिसमें तालीमी मामलात और दूसरी मालूमात आमा के हवाले से बेहतरीन बुक्स रखी जाती थी। अब यहाँ कुछ नहीं है। कदीर खान मरूम, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाई, उनका कहना ये था कि उन्होंने इल्म का हुसूल जो है वो लाइब्रेरियों के ज़रिए जो है अपनी प्यास बुझाई इल्म की। तो लाइब्रेरियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया को चाहिए कि फिलफौर इस लाइब्रेरी की बहाली पर तवज्जो दी जाए। जी। सुपर हाईवे पर डंपर ने तालिबे इल्म को कुचल कर हलाक कर दिया। सोहराबगोड पुलिस ने बजरी के डंपर को तहवील में ले लिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी सोहराबगोड थाने के बाहर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया सुपर हाईवे कबाबजी के करीब जो है वो ये इस बजरी का जो ट्रक है इसने जो है वो एक बच्चे की जो है वो जान ले ली है, कुचल डाला है। बच्चे को बताया जा रहा है मोहम्मद रिजवान, उस बच्चे का नाम बताया गया है। सुपर हाईवे के करीब ये हादसा जो है वो पेश आया है। ये वो डंपर है बजरी का जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है और जिसका ड्राइवर है वो फ़रार हो चुका है। इस वक्त हम सोहराबगोड थाने के बाहर मौजूद है। पुलिस ने इस ट्रक को जो है वो अपनी तहवील में जो है वो ले लिया है। इसका ड्राइवर फ़रार हो चुका है।
जो बच्चे थे इसमें एक बच्चा ज़ख्मी भी हुआ, इसका नाम मोहम्मद सलमान जो है वो बताया जा रहा है, और जो बच्चा झाबाक हुआ है उसकी शनाख्त जो है वो मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई है। दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे और बच्चों ने जो है वो यूनिफॉर्म पहन रखा था। हमारी जो है वो एसपी सराबकोट चौधरी सुहेल फैज़ से बात हुई, उन्होंने बताया कि इसका जो ड्राइवर है वो फ़रार हो चुका है, जबकि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो अभी अब्बासी शहीद अस्पताल गए हैं, वहाँ से जो है वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई करने के बाद जो है बाकायदा मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। ये वो ट्रक है बजरी का जो कि शराब सुपर हाईवे जो कबाबजी से उस तरफ से जो है वो गुज़र रहा था, और इस साइड में थोड़ा आपको दिखाऊं तो इसने जो है वो बच्चे को जो है वो कुचल डाला है। कुचलने की वजह से बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। आप देख सकते हैं बच्चा जो है वो इस टायर के नीचे जो है वो बताया जा रहा है आया है, और उस टायर के नीचे आने की वजह से बच्चे को पूरा कुचल डाला है इस ट्रक ने। अभी फ़िलहाल जो है ये पुलिस अपनी तहवील में ले चुकी है और इस हवाले से तहकीकात जो है वो कर रही है किसका इसका ओनर कौन है इस ट्रक का, जबकि जो उसका ड्राइवर है वो भागा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस अपने छापे भी मार रही है। मज़ीद कानूनी कार्रवाई का अमल तेज़ कर दिया गया है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डॉक्टर बीरबल कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर की अदालत में अदम मौजूदगी पर तफ्तीशी अफसर को आधे घंटे में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। मकतूल डॉक्टर बीरबल की साहबजादी डॉक्टर सपना भी अदालत में पेश हुई। केस की मजीद समाअत के लिए जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में अब से कुछ देर पहले जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डॉक्टर बीरबल कत्ल केस की समाअत हुई, लेकिन आज भी तफ्तीश अफसर की जानिब से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई है, और अदालत ने अब जो है समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है और तफ्तीश अफसर को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस वक्त जो है डॉक्टर बीरबल की साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है सपना, और साथ ही साथ मुद्दे मुकदमा के वकील एडवोकेट सलाउद्दीन पावर साहब मौजूद हैं। क्या कहना है आपका? इतना अरसा गुजर चुका है, पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट ही नहीं है। इस वाक़ये को 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कातिल कौन थे, शूटर्स कौन थे, वो कैसे दिखते हैं, कितने हैं। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस भी इस केस पे तवज्जो दे, इसे सीरियस ले। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो मैं यही अपील करती हूँ जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी जो आवाज़ है उसे और बुलंद किया जाए। जो भी लोग हैं हमारे सिंध के, कराची के, पाकिस्तान के, वो हमारे लिए खड़े हों और हमारा साथ दें। सलाउद्दीन साहब, अब आप इस केस को देख रहे हैं, अब इस केस में जो है वकील है, मुद्दे मुकदमा है, अब ये बताएं कि अब तक पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त? देखिए, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में कि एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो एक बड़ी पोस्ट पे रह चुका था और एक सर्किल से बिलोंग करता था, बीइंग अ डॉक्टर, और इंटरनेशनल सिटी में दिन दिहाड़े उनका मर्डर हुआ है, और आज 4 महीने के बाद भी हम ब्लाइंड खड़े हुए हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि उनका मर्डर किसने किया था। तो ये सारी सिनारियो है जो है वो सिक्योरिटी इदारों पे क्वेश्चन मार्क है। आईजी को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बंदे का सवाल नहीं है, ये आम पब्लिक का सवाल है कि वो पब्लिक की सिक्योरिटी करने में कितना कामयाब रहे हैं या नहीं रहे। शुक्रिया। देखिए जी, गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत ने मिसकंडक्ट के साथ शोकाज नोटिस जारी किया था, लेकिन ताहाल तफ्तीश अफसर की जानिब से या पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं है। तो लिहाजा जो है मकतूल की साहबजादी भी आज मौजूद हैं, और साथ ही साथ अदालत की जाने के बाद जो है तफ्तीश अफसर को तलब किया गया है। अब देखना है केस में क्या होगा। करने के लिए महकमा तालीम से बड़ी खबर, फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल। सर सैयद यूनिवर्सिटी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। सियासी अफराद का ट्रस्ट पर कब्जा, करोड़ों रुपए का मुबैना करप्शन का इंकशाफ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के इंतखाबात में मुबैना धांधली के जरिए मुंतखब बॉडी ने यूनिवर्सिटी के फंड्स पर हाथ साफ कर लिए हैं। मामला क्या है जानने के लिए बात करेंगे। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। सियासी अफराद का ट्रस्ट पर कब्जा और करोड़ों रुपए का मुबैना करप्शन का इंकशाफ जो है वो सामने आ चुका है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के इंतखाबात में मुबैना धांधली के जरिए मुंतखब बॉडी ने यूनिवर्सिटी के फंड्स पर हाथ साफ कर लिए, जबकि 28 करोड़ रुपए में 15 मंजिला सर सैयद टावर के सिर्फ 2 फ्लोर्स पर 58 करोड़ रुपए तक लगा दिया गए। हुकूमत सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंतखाबात को गैर कानूनी करार देकर एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की सिफारिश कर दी, जबकि इंतखाबात में मरहूमीन मेंबरान के नाम पर जाली वोट भुगतान का भी इंकशाफ सामने आया है। ताहल एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती नहीं हो सकी। पाकिस्तान की
बानिया पाकिस्तान की निशानियों में से एक निशानी सर सईद यूनिवर्सिटी का दिवालियापन के दिवालिया जो है वो दिहाने के पर पहुंच चुका है। मुबैना करप्शन की निशानदेही सबसे पहले मायानाज साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने की थी, जबकि उनका कहना था कि तालीमी मकासद के लिए जमा शुदा फंड की वो तामीराती काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। करप्शन का हिस्सा ना बनने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर से इस्तीफा भी दे दिया था। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेयर कराची को समझदार, ईमानदार और रिश्तेदारी से बढ़कर अवाम की खिदमत करना होगी। खानका बुखारिया 89 के सरबराह सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी अलमारूफ अब्बा जी सरकार कहते हैं कि कराची के अवाम ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हैं, अब सड़कें बनाकर लोगों को आसानियाँ फ्राहम करना होंगी। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर इनके साथ मौजूद हैं, इनसे ही तफसीलात जानेंगे। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा। जनाब, आपका इन दिनों कराची में मेयर कराची के इंतखाब की बाज़गश्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी की जानिब से इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान का मुकाबला होना है। इस वक्त हम पहुँचे हैं कराची की रूहानी शख्सियत कि जिनका मुल्क की सियासत और कराची की सियासत पर गहरी निगाह है। हम पहुँचे हैं सैयद शरफुद्दीन साहब के पास, जो अलमारूफ अब्बा जी सरकार के नाम से मशहूर हैं। उनसे जानते हैं कि अब्बा जी सरकार क्या कहती है। अच्छा, ये बताइए कि कराची में मेयर किसको देखना चाहते हैं, मुर्तज़ा वहाब को या हाफिज़ नईमुर रहमान को, और क्या क्या उससे तवक्का है? कराची के अंदर जो मेयर होना चाहिए, कराची के अंदर मेयर सबसे पहले तो अमीन और सादिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप किसी सरकारी ओहदे पे होते हैं तो दोस्तियां और रिश्तेदारियां ना आप उसको कबूल करें, ठीक है, उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके रिश्तेदारों ने आपको मेयर नहीं बनाया, आपके दोस्तों ने बनाया, ठीक है। अब्बा जी, ये बताइए कि कराची की जो सड़कों की हालत है, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आने वाले मेयर को कि वो पहला काम क्या करे? भाई देखें, सड़कों का काम तो मेयर का है, गैस का काम मेयर का नहीं है, न बिजली का काम मेयर का है, ठीक है, नहीं है। सड़कों का काम है उसका, और उसका किसी के यहाँ कचरा है तो उस कचरे को सफाई करा दे वो, ठीक है, नहीं है। तो मेयर कराची का काम जाहिर बात है यही है कि तमाम सड़कों को कम अज़ कुछ नहीं तो टेपिंग ही कर दें, ठीक है, नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्बा जी सरकार, रूहानी शख्सियत, जो कि कह रहे थे कि मेयर कराची का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह की रियासत मदीना में होता था कि अपनी रिश्तेदारी से बालाए ताक होकर आवाम की खिदमत करनी है, ताकि ये शहर तरक्की करे। ये शहर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और आवाम खुशहाल हो जाएं तो फिर पूरा ज़माना पड़ा हुआ है कि आप किसी और चीज़ से कमा लीजिएगा। लेकिन कहते हैं कि इस दफ़ा काम ज़रूर करना होगा, वरना आवाम जी को आगाह करे। सिंध ने महकमा सेहत में 5 सेक्शन अफसरान की अकार पछाड़ कर दी, जिसका महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध ने महकमा सेहत में 5 सेक्शन अफसरान की अकार पछाड़ कर दी है, जिसका महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सेक्शन अफसरान की अकार पछाड़ हुई है। कुर्बान अली सोमरो की खिदमत एक बार फिर महकमा सेहत के सपुर्द कर दी गई है। बात करेंगे आज़ाद नोरी, हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत सिंध में 5 सेक्शन अफसरान के उखाड़ पुछाड़ कर दिए, जिसमें कुर्बान अली सोमरो की एक बार फिर से खिदमत महकमा सेहत के सुपर्द हो चुकी है, जबकि सेक्शन अफसर C1 ताज मोहम्मद हालेपुटो को ओहदे से हटा दिया गया और उनको महकमा सेहत के सेक्शन जनरल में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि सेक्शन अफसर MC बंगल खान चार्टर्ड पर खुसूसी जो है नवाजिश कर दी गई है और उनको सेक्शन अफसर 7 का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जबकि सेक्शन अफसर प्रोग्राम गुलाम मुर्जा जमाली पर भी खुसूसी नवाजिश कर दी गई, जिसको भी सेक्शन अफसर ऑटोमेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जबकि सेक्शन अफसर 5 हामिद गिरोही पर भी खुसूसी नवाजिश करके उनको सेक्शन अफसर 3 का इजाफी चार्ज दे दिया, जिसका महकमा सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो अपडेट करने के लिए। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया है। बोले, कमिश्नर कराची ने अगर सारिफीन के हक में फैसला ना दिया तो इजलास का बायकॉट कर देंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी काविश। बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर हुकूमती रेट को चैलेंज करते हुए दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है, और इससे कबल अगर सरकारी रेट की बात कर ली जाए तो 180 रुपये दूध का रेट तय किया था कमिश्नर कराची ने, लेकिन 210 रुपये इजाफी
لیے جا رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس کی قیمت 220 روپے کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کوکب اقبال ہے، جو صارفین کی نمائندہ تنظیم کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کوکب صاحب بتائیے گا، اس سے قبل ہی ہم نے دیکھا کہ سرکاری ریٹ کو مسلسل چیلنج کیا گیا، لیکن کوئی کارروائی بھی سامنے نہیں آئی، تو کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ دودھ جو ہے ہماری غذائی اشیاء کا ایک اہم جز ہے، اور اس کو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 70 لاکھ لیٹر، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں کہ 70 لاکھ لیٹر ڈیلی کی کنزمپشن ہے کراچی کے اندر، یعنی ڈیلی جو استعمال ہوتا ہے 70 لاکھ لیٹر ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ مہینے پہ کنورٹ کر لیں، تقسیم ضرب دے دیں، تو تقریباً 60 کروڑ لیٹر جو ہے وہ کراچی میں دودھ بکتا ہے، جھاگ والا دودھ ہے۔ ارے بھائی، ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے ہی جو ہے باڑا بنایا ہوا انہوں نے، کہ ابھی فوراً لے کے آئے اور جوائی کرا کے، اور اس کے بعد فوراً دے کے دیکھیں کہ دودھ جو ہے بالکل ایسا لگے گا تازہ ہے۔ مختلف کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں یہ جھاگ بنانے کے لیے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، کتنا مضر صحت دودھ لوگوں کو دیا جائے، بجائے کہ غذائی اشیاء صحت کے لیے لوگوں کے لیے ہو۔ اس سے تو کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو حکومت کیوں ایکشن نہیں لیتی ہے؟ اور سندھ فوڈ اتھارٹی اپنا کیا کام کر رہی ہے؟ پنجاب میں تو جب وہ دودھ پکڑتے ہیں غیر معیاری تو وہ فوراً بہا دیتے ہیں نالوں میں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی یہ بتائے کہ اس نے جو ہے وہ سندھ فوڈ اتھارٹی بنائی کیوں تھی؟ معیار کو چیک کرنے کے لیے کہ غذائی اشیاء میں کوئی جعلسازی نہ کر سکے، کوئی غیر معیاری اشیاء نہ بیچ سکے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر صارفین کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس میٹنگ میں سے اٹھ کے آ جاؤں گا، کیونکہ ہم صارفین کے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے کہ یہ کلیکشنز کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے ڈیری فارمز کا ہیں، اور اب کمشنر صاحب کو بھی کیا ہے، اور یہ جو میٹنگ 7 تاریخ کو ہے اس کا رزلٹ آئے گا، اور میں اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کروں گا اور پریس میں بتاؤں گا کہ کمشنر کراچی نے کیا صارفین کا ساتھ دیا یا دودھ والوں کا ساتھ دیا۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل، مہنگا دودھ دینے کے باوجود شہریوں کو ملاوٹ شدہ اور مضر صحت دودھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کنزیومر ایسوسیشن کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ کمشنر کراچی نے جو میٹنگ طلب کی ہے اس میں ان کو بھی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر صارفین کے حق میں فیصلہ نہیں کیا گیا تو پھر وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے، اور اس حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کریں گے۔ جی، چڑیا گھر، لانڈی زو اور سفاری پارک کے نئے ٹھیکوں کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ 4 سے 12 جولائی تک اوپن آکشن کیا جائے گا۔ ٹھیکوں کا تخمینہ 10 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے احسن عباسی سے۔ احسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کراچی چڑیا گھر، سفاری اور لانڈی زو کے جو ہے وہ ٹھیکوں کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 4 جولائی سے جو ہے وہ 10 جولائی تک یہ تمام سلسلہ جاری رہے گا۔ مختلف تاریخوں میں جو ہے وہ آکشن کیا جائے گا۔ چڑیا گھر کا آکشن جو ہے 4 سے 6 جولائی 2 دن جو ہے وہ اوپن بیچ جو ہے وہ آکشن ہوگا چڑیا گھر کے اندر، جبکہ سفاری پارک کا جو ہے 10 سے 12 جولائی تک اوپن آکشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 10 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس تمام تر آکشن میں، جس میں مختلف اقسام کے 10 سے زائد ٹھیکے ہیں۔ انٹری فیس ہے، پارکنگ فیس ہے، پلے ایریا ہے، شاپس ہیں، ٹک شاپس ہیں، کینٹین ہے، اور دیگر مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ٹھیکے جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے ماضی کی غفلت اور غلطیاں دیکھتے ہوئے کہ اس بار جو بھی ٹھیکے جاری کیے جائیں گے وہ شفافیت سے ہوں گے۔ میڈیسن ہو، اناج ہو، جانوروں کا، تمام تر ٹھیکوں میں جو ہے وہ شفافیت رکھی جائے، اور بالخصوص وہ تمام بلیک لسٹ جو ٹھیکیدار تھے جنہوں نے ٹینڈرز بھرے ماضی میں جو ہے وہ اناج میں ہیر پھیر کی غفلت برتی ہے، ان تمام بلیک لسٹ ہونے والے جتنے بھی ٹھیکیدار تھے ان کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا اس بار ٹھیکوں میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ ٹھیکوں میں نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے۔ جو بہترین بٹ دے گا اور جس کی کوالٹی اول درجے کی ہوگی اسی کو جو ہے وہ اوپن بٹ میں جو ہے وہ ٹھیکے دیے جائیں گے۔ تمام تر سلسلہ جو ہے جولائی کے آغاز میں ہی جو ہے مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے قبل جو ہے 3 ماہ کے لیے جو ہے وقتی طور پہ ٹھیکے جاری کیے گئے تھے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے کراچی چڑیا گھر، زو، لانڈی میں تمام انٹری فیس، تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ عوام کے لیے مفت کر دی گئی تھی۔ تو اس بار جو ہے وہ 3 ماہ کا ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے سال بھر کے لیے جو ہے وہ ٹھیکے جاری کیے جائیں گے۔ جی ایسا یہ بھی بتائے گا کتنی فیس لی جا رہی تھی، کیا فیس مقرر کی جائے گی، یا بالکل فری کر دیے جائیں گے پارکس؟
देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जब चार्ज संभाला था डॉक्टर सैफुर रहमान ने, तो उन्होंने सबसे पहले अवामी तफरी गाहों को जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया था। ना एंट्री फीस थी, ना किसी किस्म के पार्किंग के जो है वो चार्जेस लिए जा रहे थे। लेकिन अब जो ठेके जारी होंगे, लाखों रुपए मालियत के ठेके होंगे, जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा वो जू सफारी, चिड़ियाघर, दांडी में जो है वो लगेगा, जानवरों की देखभाल में लगेगा, जानवरों की खिलाई पिलाई में लगेगा, मेडिकेशन में लगेगा। वो तमाम पैसा जो है वो इन्हीं 3 अवामी तफरी गाँव में लगेगा। 30 रुपए से 50 रुपए जो है वो एंट्री फीस होगी बच्चों की, बड़ों की। इसके अलावा जो पार्किंग का निज़ाम है, पार्किंग के हवाले से जो है 10 रुपए से 30 रुपए जो है वो तजवीज़ की गई है कि पार्किंग की फीस होगी। इसके अलावा बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर से जो है वो निचली सतह पे सरकारी तौर पे जो है वो ठेके दिए जा रहे हैं, ताकि आवाम को जो है वो ठेके दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, एहसान अब्बासी अपडेट कर रहे थे। कराची में गुज़िश्ता रोज़ रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे के बाद आज इंटर बोर्ड ने इम्तहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए हैं। बात करेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सुलेमान सियाल साहब की जानिब से मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया गया था और वहाँ पर काफ़ी हद तक हमें शिकायतें भी मौसूल हुई थी, जिस पर इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत जो है नोटिस लेते हुए कॉलेज इंतज़ामिया को जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और नकल की रोकथाम से मुतल्लिक जो है सख्त इकदाम उठाने का एक नोटिस जो है जारी किया गया। इस वक्त मैं जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जो है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फेलियर्स के जो तलबा हैं उनका आज पर्चा था, रियाजी का पर्चा था। 3 घंटे में मुश्तमिल वो पर्चा जो कि आप इख्तिताम पर पहुंच चुका है और यहाँ पर भी बड़ी सख्त इंतजामात किए गए थे। दफ़ा 144 के तहत पुलिस की मोबाइल भी यहाँ पर मौजूद थी और नकल की रोकथाम से मुतल्लिक कॉलेज इंतज़ामिया भी यहाँ पर जो है तालिब इल्मों से निपट रही थी। मोबाइल फ़ोन भी बहुत बड़ी तादाद में ज़ब्त किए गए, जबकि नकली मवाद भी जो है ज़ब्त किया गया। पुलिस मोबाइल भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज के अहाते के बिल्कुल अंदर ही मौजूद है। तालिब इल्मों से आपकी बात कराते हैं, इनसे जानते हैं कि भाई पेपर इनका कैसा रहा, कितना था, आसान था, मुश्किल था। मुझे बताएं, इम्प्रूवमेंट का आज पेपर था, कैसा रहा? मुश्किल था पेपर या आसान था? पेपर बहुत मुश्किल था, चीटिंग का कोई नहीं था, ना चीटिंग करने दे रहे थे, बहुत सख्ती थी। हमें चाहेंगे हम पे थोड़ा तरस खाया जाए, तो थोड़ा पेपर हमें दें, चीटिंग करने दें थोड़ी सी पेपर की, बस बाकी यही। मुझे ये बताएं कि वैसे सहूलियात यहाँ पर हैं, पानी वानी प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है? पानी सब मिलता है, पानी, बाकी वॉशरूम जाने पे भी पाबंदी है, एक बार से ज़्यादा जाने नहीं देते हैं, एक बार से ज़्यादा जाने नहीं देते। स्कूल कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से जो है काफ़ी सख्ती की गई है। बच्चों का पेपर इस वक्त ख़त्म हुआ है, खैर क्योंकि अहकामात जो है इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत जारी किए गए हैं कि किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तहानी सेंटर के अंदर आना जो है सख्ती से ममनू है। तो उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है पुलिस की एक मोबाइल भी यहाँ पर मौजूद है। नकल की रोकथाम के हवाले से जो है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए, नकली मवाद भी जो है यहाँ पर जब्त किया गया। कॉलेज इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक है। तमाम आज क्योंकि रिपीटर्स का पेपर था, तो रिपीटर्स का पेपर जो होता है जो थोड़ा बहुत आसान था, जो सेकेंड ईयर के जो पर्चे थे वो थोड़े बहुत पेपर मुश्किल थे, लेकिन जैसे कि तालिब इल्म ने कहा कि सख्ती बहुत है, तो वहाँ पर मतलब किसी भी किस्म की कोई जो है इनको रियायत। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद, हमें अपडेट करे थे। हेल्थ अलाउंस ना मिलने पर तिबी और गैर तिबी अमले की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जिन्ना अस्पताल समेत सिंध भर के अस्पतालों में 8वें रोज़ भी ओपीडीज़ का बायकॉट जारी है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जिन्ना अस्पताल में, जहां पर हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ना मिलने की वजह से जो है वाईडीए के स्टाफ जो है तिबी और गैर तिबी अमला सरापा एहतजाज है। आज 8वां दिन है उनका एहतजाज को। हमारे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जो एहतजाज का आज 8वां रोज़ है, तो क्या मुतालबात अभी तक सुने नहीं गए, क्या वजूहात है? देखें, हुकूमत की तरफ से हमें कोई अभी तक रिस्पांस नहीं दिया गया कि आपके मुतालबात क्या हैं, पूछे भी नहीं गए। हमारे मुतालबात क्लियर हैं, ठीक है। सबसे पहले HPA मुतालबा है हमारा, जो कि हम हर दिन बता रहे हैं, सही है। और दूसरा हमारा डेपुटेशन पॉलिसी है। कोई भी हमारे जो है ना अलाउंसेस नहीं पूरे किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा रेंट हाउस अलाउंस है 4500 है, अभी तक 4500 है। कौन से घर में 4500 रेंट पे मिलता है, कौन सा घर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरीज़ों को आप लोग किस तरह टैकल कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ भी जो है ओपीडीज़ में आते हैं। 9 से 11 बजे आप लोगों ने ओपीडीज़ बंद करी है, तो मरीज़ों को किस तरह फिर देखा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आते हैं और हमारे मौक़िफ़ रिकॉर्ड करते हैं।
ہماری یہی کوشش ہے کہ مریض بالکل بھی کمپرومائز نہ ہو. ہم 9:30 سے 10:30 تک جو ٹوکن اسٹرائک کرتے ہیں اس کے بعد ہم 1 بجے 2 بجے تک بیٹھ کے سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی OTs بھی کر رہے ہیں, OPDs بھی کر رہے ہیں. ایک بھی مریض ایسا نہیں ہے کہ جو کمپرومائز ہو رہا ہو. ہم دن رات اپنے پیشنٹس کے لیے سروسز دے رہے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن موجود تھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات یہ کہ ہمیں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس دیے جائیں. ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جو ہے 9:30 سے 10:30 کے درمیان ہم جو ہے ٹوکن اسٹرائک کرتے ہیں, لیکن OPDs کا بائیکاٹ ہوتا ہے. ان کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ کیے گئے تو OPDs کا جو بائیکاٹ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا. لیکن ابھی تک فی الحال ایمرجنسی کی طرف نہیں جایا, جیسے کہ جان بچانا, مریضوں کو ایمرجنسی میں دیکھنا ڈاکٹرز کا بھی فرض ہے. جی اندرون ملک چلنے والی ٹرین آپریشن کا شیڈول معمول پر نہ آ سکا. آج بھی کئی گاڑیاں تاخیر سے کراچی پہنچ رہی ہیں. کراچی کینٹ اسٹیشن پر اپنوں کے لیے آنے والوں کو شدید گرمی میں انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑ رہا ہے. بات کریں گے عادیہ ناز سے. عادیہ, اپڈیٹ کیجیے گا. محکمہ ریلوے کے تحت چلنے والی ٹرینوں کا شیڈیول جو ہے وہ معمول پر تاحال نہیں آ سکا ہے, اور ایسے میں کئی گاڑیاں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر گھنٹوں کا تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اور آج جو سب سے زیادہ تاخیر کا شکار ہے وہ گاڑی جو ہے اس کے حوالے سے محکمہ ریلوے کا بتانا ہے کہ ملت ایکسپریس ہے, جو کہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی پہنچ رہی ہے. دیگر گاڑیاں بھی تاخیر سے آ رہی ہیں, جیسے کہ کرم ایکسپریس ہے, تقریباً 2.25 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے. ایسے میں وہ لوگ جو کہ اپنے پیاروں کو لینے کے لیے کینٹ اسٹیشن پر آتے ہیں ان کو بھی طویل گھنٹوں انتظار جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ ایسے ہی شخص موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا یہ بتائے گا, آپ کب سے یہاں کینٹ اسٹیشن پر موجود ہیں؟ کس گاڑی میں آپ کے رشتہ داروں کو آنا؟ اصل میں گاڑی کا ٹائم 9:15 بجے کا ہے, میں 10 بجے آیا ہوں. تقریباً ابھی مجھے 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے گاڑی کا. جب بھی ٹائم پوچھو جی 5 منٹ لیٹ ہے, 5 منٹ لیٹ ہے. بس ایسے ہی ہے کہ آج کی دیہڑی بھی خراب ہوئی ہے. اگر گاڑی مقررہ ٹائم پہ آ جاتی تو چلو میں بھی اپنے کام دھندے پہ چلا جاتا. اب میرا پورا دن بھی خراب ہو گیا ہے. باقی دیکھو ابھی تک تو آئی نہیں ہے. بالکل بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یہ تو صرف ہم نے ایک مسافر سے آپ کی بات کرائی, کئی مسافر ایسے ہیں جو کہ گھنٹوں اپنوں کا انتظار کرتے ہیں گاڑیوں کے لیے, اور ایسے میں ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کا روزگار بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر گاڑیاں ہیں ان میں گرین لائن, جو کہ عموماً ٹائم سے تصور کی جاتی ہے کہ ٹائملی یہ گاڑی پہنچتی ہے, آج گرین لائن بھی 1 گھنٹے سے زائد کی تاخیر کا شکار ہے. اور اس حوالے سے کہ یہ ٹرینیں تاخیر کا کیوں شکار ہیں, محکمہ ریلوے کوئی بھی تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہے. البتہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سندھ کے ٹریک کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ گاڑی کو جو ہے اسپیڈ کے ساتھ کراچی جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. البتہ پنجاب کے ٹریک جو ہیں وہ خاصے بہتر. کراچی کینٹ اسٹیشن تک کا جو ٹریک ہے وہ اس اپڈیٹ کرنے کے لیے. نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات فروشوں کے خلاف کراچی میں بڑی کارروائی کی ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کے دوران کنٹینر سے 26.5 کلو گرام آئس برآمد کر لی ہے. برآمد شدہ آئس کو کنٹینر کے فرش میں مہارت کے ساتھ بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. کنٹینر کراچی کی ایک نجی کمپنی کی جانب سے ملیشیا کے لیے بک کیا گیا تھا. کنٹینرز اور منشیات قبضے میں لے کر ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ غربی میں سرجانی ٹاؤن میں جنرل سٹور مالکان کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. مزید بتائیں گے شہریار صدیقی. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ میں. سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود میں علی حبیب کی مدعیت میں بلال جنرل سٹور مالکان کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ غربی کی عدالت میں آج اہم سماعت ہوئی. گزشتہ 3 سال سے یہ مقدمہ جاری تھا, جسے آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے آرڈر پر رکھا ہوا تھا. بالآخر گزشتہ 3 سال سے جاری اس مقدمے میں تاریخ در تاریخ کے بعد آج جو ہے وہ اس کیس کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. نامزد ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید آج ہونے والی سماعت کا احوال ان سے جانیں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. کیا بتانا چاہیں گے آج کے سماعت کے حوالے سے؟ جی, یہ جو مقدمہ ہے علی حبیب کی مدعیت میں درج کرایا گیا. اس میں جن ملزمان کو ہائی لائٹ کیا گیا ان کے نام عابد اور اعجاز ہیں انڈر سیکشن 324 سرجانی پی ایس میں. اس میں کافی سمن اور نوٹسز بھیجنے کے باوجود جو کمپلیننٹ ہیں علی حبیب وہ معزز عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے. ہم نے بریت کی درخواست کافی ٹائم پہلے ہی لگائی تھی. اس میں تو لاسٹ ڈیٹ پہ معزز عدالت نے پروسیکیوشن کو یہ آرڈر کیا تھا کہ مدعی کو اس میں پروڈیوس کیا جائے. تو بہرحال وہ پروڈیوس نہیں ہو پائے, آ نہیں پائے, اس کیس کو پرسو نہیں کیا انہوں نے. تو لہٰذا آج معزز عدالت نے اس کیس کو ڈسچارج کر دیا
اور ملزمان کو باؤنڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں جب بھی آپ کی نیڈ ہو تو آپ پی آر بانڈ جمع کرائیں اور پروڈیوس ہو جائیے گا آپ. دیٹس اٹ. بہت شکریہ. نامزد ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے بتایا گیا کہ مدعی مقدمہ کی عدالت میں مسلسل غیر حاضری پر آج جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اس مقدمے کو ڈسچارج کیا گیا ہے اور ملزمان کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے کہ جب بھی انہیں عدالت کی جانب سے طلب کیا جائے تو انہیں عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہوگا. جی. کراچی کی مقامی کونسلوں میں خواجہ سراؤ کی 8 نشستیں خالی ہیں. پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو خواجہ سراؤ امیدوار نہ مل سکا. پیپلز پارٹی کو گڈاپ اور موڑو میر بہٹ ٹاؤن میں خواجہ سرا نہیں ملا ہے. جماعت اسلامی کو ماڈل ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن اور لیاقت آباد ٹاؤن خواجہ سرا نہیں مل سکا ہے. بات کر رہے ہیں کراچی کی مقامی کونسلوں میں خواجہ سراؤ کی 8 نشستیں خالی ہیں، تاہم پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو خواجہ سرا امیدوار نہ مل سکے. پیپلز پارٹی کو گڈاپ اور موڑو میر میں بہٹ ٹاؤن خواجہ سرا نہیں ملا ہے. جماعت اسلامی کو ماڈل ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن اور لیاقت آباد ٹاؤن میں بھی خواجہ سرا نہیں ملا ہے. 8 نشستیں خالی ہیں خواجہ سراؤں کی، تاہم پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو خواجہ سرا امیدوار نہیں مل سکے ہیں. پیپلز پارٹی کو گجاپ اور موڑر میر بہٹ ٹاؤن میں بھی خواجہ سرا نہیں ملا ہے. بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، یہ مخصوص نشستوں کی کوٹا کے مطابق جو پارٹیز کو سیٹیں الاٹ کی گئی تھیں، اس میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کوئی کراچی کی 12 مخصوص نشستیں ہیں مختلف ٹاؤنز میں جو خالی رہ گئی ہیں، جو یا تو امیدوار موجود نہیں تھے یا تو ان کے کاغذات مسترد ہوئے. ان نشستوں میں 8 خواجہ سراؤں کی نشستیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، تینوں جماعتوں کو مختلف ٹاؤنز میں امیدوار دستیاب نہ ہو سکے، جس وجہ سے خواجہ سراؤں کی یہ نشستیں خالی رہ گئی ہیں. اگر میں ان کی آپ کو تفصیلات بتاؤں تو پی ٹی آئی کو شاہ فیصل اور صدر ٹاؤن میں خواجہ سرا دستیاب نہیں ہو سکے 2، پاکستان پیپلز پارٹی کو گڈاپ اور موڑو میربر ٹاؤن میں دستیاب نہ ہو سکے. اس طرح جماعت اسلامی کو ماڈل ٹاؤن میں اور جماعت اسلامی کو گلبرگ ٹاؤن میں، لیاقت آباد ٹاؤن میں خواجہ سرا امیدوار دستیاب نہ ہو سکے یا ان کے کاغذات مسترد ہوئے. اس وجہ سے یہ سیٹیں خالی رہ گئی ہیں. اب الیکشن کمیشن اس کے بارے میں دوبارہ کوئی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کے ای ایس سی کی نجکاری اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی. رشید اے رضوی نے کے ای ایس سی کی نجکاری سے متعلق درخواست واپس لے لی. بات کریں گے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال. جی، کے ای ایس سی کی نجکاری اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر ملن اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی. دوران سماعت کراچی رجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے رشید رضوی، بیرسٹر صلاح الدین کمرہ عدالت میں موجود تھے. جسٹس اطہر ملن اللہ نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے یا متعلقہ فورم سے رجوع کیا جانا چاہیے. جماعت اسلامی بہت معتبر جماعت ہے اور جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے. تاہم رشید رضوی نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے اسی نے یہ فیصلہ کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے، تو اسی لیے پارلیمنٹ کے بجائے اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ان کے پاس یہ واحد ادارہ بچتا ہے. جس پر جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ 184 جو آرٹیکل ہے اس کے زمرے میں یہ نہیں آتی. جسٹس اطہر ملن نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے اس سے پہلے بھی ریکوڈک اور اسٹیل مل کے کیسز آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر پڑیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ان کے دونوں برادر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درخواست کی سماعت نہیں ہو سکتی، یہ قابل سماعت درخواست نہیں ہے. آپ چاہیں تو متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں اور متعلقہ فورم نیپرا ہے اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. جس پر رشید رضوی کو یہ مہلت دی گئی کہ اگر وہ اس درخواست کو واپس لیں تو عدالت اس درخواست کو نپٹا دے گی، ادروائز اس درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا. جس کے بعد رشید رضوی نے بیرسٹر صلاح الدین احمد سے مشورہ کیا
और मशवरे के बाद दरख्वास्त को वापस लेने की इस्तदा की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमात इस्लामी की KESC की निजकारी ओवर बिलिंग के खिलाफ जो दरख्वास्त थी इसको निपटा दिया है। साथ ही ये कहा है कि आप जब चाहें जो मुतलका फॉरम्स हैं उनसे रुजू कर बहुत सकते हैं। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाक ऐवान हाय सनत और तजारत पाकिस्तान ने बरामदात में कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि दरामदात पर पाबंदी आयद करके तजारती खसारे में 40% कमी कर ली गई है। साथ ही बरामदात में भी बड़ी कमी हुई है। इसकी बुनियादी वजह बुलंद शरह सूद और मुसलसल बढ़ती बिजली की लागत है। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। माशी अदद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो तिजारती खसारे में बेहतरी तो हुई है, 40% कमी हुई है तिजारती खसारे में रवा माली साल 11 माह में, लेकिन उसके क्या असरात हुए जानते हैं। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, जहाँ तक तिजारती खसारे का ताल्लुक़ है वो तो हम समझते हैं कि एक बेहतर तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं जो कि आसानी से नहीं हो पा रही हैं, और ना हो पाने की वजह से यहाँ पे एक तो टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टेज आ रही है, और टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टेज के साथ साथ वो इलीगल चैनल से पाकिस्तान आ रहे, तो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी भी उसमें प्रमोट होती है। जहाँ तक बाकी हमारी कुछ उन चीज़ों का ताल्लुक़ है कि जी कि यहाँ पे इंडस्ट्री के किस तरह से और या महंगी चीज़ों की कॉस्ट की इनपुट हमारी बहुत महंगी होती चली जा रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन आया है। हमारी इंपोर्ट्स में तो आना एक अच्छी बात थी, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन आया, और ये सब चीज़ें जो है ना ज़्यादातर हम इसमें ऑलरेडी महसूस करें कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है जो कि इस वक्त रीजन का हाईएस्ट है, और उसके बावजूद इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों की बाइंग कैपेसिटी परचेज़ करने की जो है वो इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हो चुकी है परचेज़ कैपेसिटी। बिजली की इनपुट से मुतालिक हमने कुछ तजावीज़ ऐसी दी थी कि जिसका फौरी तौर पे अमल हो सकता है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रिवाइव करने में एक बहुत बड़ा इक़दाम हो सकता है। उसमें हमारी तजावीज़ ये जा चुकी हैं कि जी के स्टेट बैंक को सोलर पैनल इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए और बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को लगाने रियायती इंटरेस्ट रेटों पे दिए जाएँ, ताकि ये फौरी तौर पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, और उनके लिए स्पेशल कोटास मुख्तसर किए जाएँ ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सके और इकोनॉमी की रिवाइवल भी हो सके। और इस सोलर पैनल से दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इंडिजिनस ऑल्टरनेट एनर्जी है, जिसमें ऑयल या दूसरी फॉसिल फ्यूल वगैरह की कोई इनपुट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी, और ये लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के मफाद में है। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ जो हैं फेडरेशन हाउस की जानिब से दी गई हैं, और कहा है कि अगले माली साल अगर इकदामात उन तजावीज़ पे किया जाए तो आपकी तिजारती खसारा जो है वो तो कम तो होगा, लेकिन जो पैदावारी लागत भी कम होगी। उसके लिए स्टेट बैंक भी तजावीज़ दी है कि जो सोलर पैनल लगाने के लिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको मराठी जो शरह सूद पे जो है कर्जे दिए जाएँ ताकि इंडस्ट्री चल सके। बहुत शुक्रिया। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन 14 जून को होंगे, तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं शहर के मुकामी होटल में मौजूद, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो हालिया इलेक्शन होने वाले 14 जून को, इसमें सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जावेद खान साहब। हम इनसे जानेंगे, जावेद साहब किस तरह देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अब तो आप लोगों को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है KCC के इलेक्शन में कामयाबी के लिए, तो कितनी पुरुम्मीद हैं जीत के लिए? जी, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 17 वोट्स तकरीबन हमारे पास हैं आउट ऑफ 21, सो मैथमेटिक्स स्पीक्स इटसेल्फ, तो इसमें तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इंशाल्लाह 14 तारीख को हम ताकि अब ये भी कहा जा रहा है कि बिला मुकाबला ही आ जाएंगे आप लोग। जी हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है क्योंकि इतनी स्लिम 3-4 वोट हैं हमारे अपोजिशन के पास, तो मैं ये समझता हूँ बिला मुकाबला ही होगा, अनअपोज। हमारा विज़न ये है कि हम क्रिकेट को अपने पाँव पे खड़ा करें, कराची क्रिकेट को। ये ना हो कि हर जोन में किसी सेठ की या किसी फाइनेंशियल जो फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका इंतज़ार हो, 2-1 को मिल जाएगा, बाकी 5 जोन ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो वहाँ क्रिकेट फ्लरिश नहीं करती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो नुमाइंदगान हैं वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें। फाइनेंसिस जो है हम लोग जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इनका ज़िम्मा होना चाहिए, और वो ऐसे माहौल पैदा करें कि हम क्रिकेट को फ्लरिश करें। फिर जो दूर दराज के इलाके हैं नॉर्थ कराची जैसे, वहाँ पर अगर हम 10 सीमेंट पिचेस भी बना दें, उससे सैकड़ों बच्चे आएंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन 5-6 महीने में पूरा कंप्लीट हमारा जो विज़न है, और हम ये चाहते हैं ये सिस्टम ऑटो पे चले, हम हो या ना हो, नदीम भाई हो, मैं हूँ ना, लेकिन जो भी है वो एक सिस्टम, उसको ऑटो सिस्टम मिले। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सुना आपने जावेद खान बताया था कि कोशिश ये कि ज़्यादा बेहतर काम किया है क्रिकेट के फ़रोग के लिए, और कराची को दोबारा से जो नर्सरी बनाया जाए क्रिकेट का, ताकि यहाँ से वही खिलाड़ी जैसे पहले हमेशा आते थे पाकिस्तान टीम में ज़्यादा, वो दोबारा से पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं। जी, नाज़िमाबाद ब्लॉक H में गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी,
ओलंपियन इस्लाउद्दीन व डॉक्टर मोहम्मद शाह इंटर एकेडमी बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जो इस वक्त ओलंपियन इस्लाउद्दीन डॉक्टर मोहम्मद शाह हॉकी एकेडमी में खेला जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओलंपियन जो है समीर हुसैन और इस एकेडमी के कोच भी हैं, ये हम इनसे बात करते हैं। समीर भाई, कैसा देख रहे हैं कि यहाँ की जो एकेडमी है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, टूर्नामेंट होते रहते हैं, मुख्तलिफ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, काफ़ी पोटेंशियल है इन बच्चों में, ख़वातीन हों या ये लड़के हों, तो कितनी मेहनत करते हैं आप इनके ऊपर? आप यहाँ के हेड कोच हैं और कितना टैलेंट देख रहे हैं कि इन बच्चों में कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए जो है खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने बच्चों को जो ये एटमॉस्फेयर दिया हुआ है उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने इर्द गिर्द में आबादियाँ देखी हुई हैं, तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कच्ची आबादी भी हैं वहाँ से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। बेसिकली इस एकेडमी का जो पर्पस है वो एक अच्छा इंसान बनाना और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाना है। जो इस्लाह भाई हमारे लेजेंड और इसके पाइनियर रुए रवा और मोहम्मद अली शाह साहब जिन्होंने ये एकेडमी बनाई, तो बेसिक मकसद ये था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए कि इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे घरानों के हैं या बेचारे छोटे घरानों के हैं, लेकिन सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब हम उम्र हो जाते हैं, सब एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेसिकली हमारा मकसद ही ये है कि हेल्दी एक्टिविटी हो, और लोग आजकल के लिहाज से जो माहौल है, आपको पता है कि बाहर के लिहाज से ख़राब माहौल से पाक साफ हो के यहाँ पे खेलें। देखें, बिल्कुल ये हमारे साथ जो है इस एकेडमी के कोच हैं ओलंपियन समीर हुसैन, जो कि बच्चों पे काफ़ी मेहनत करते हैं और इस एकेडमी के बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है, वो बासलाहियत खिलाड़ी हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और